की असाइनमेंट्स थी, वो भी हम लोगों ने आप लोगों ने की थी, ठीक है? दैट इज़ कम्युनिकेशन। आज ही हम हेल्थ कम्युनिकेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर भी थोड़ा-सा हेल्थ कम्युनिकेशन के बारे में होगा और जो नेक्स्ट वीक का लेक्चर होगा, दैट विल बी अगेन रिगार्डिंग द हेल्थ कम्युनिकेशन। ओके जी, तो हेल्थ कम्युनिकेशन में आज हम थोड़ा देखेंगे हेल्थ एजुकेशन। तो बेसिकली हम बाय कम्युनिकेशन जो है वो लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो हेल्थ एजुकेशन में हम देखेंगे कि किन-किन टॉपिक्स के ऊपर जो है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? ओके। सो अगर हम हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन देखें तो द प्रोसेस दैट इन्फॉर्म्स, मोटिवेट्स एंड हेल्प पीपल to adopt and maintain healthy practices and lifestyle. Or you can say a teaching process providing basic knowledge and practices of health so as to interpret it into the proper health behavior. Health education ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपने अपनी हेल्थ अप्रोचेस पढ़ी थी ना हम लोगों ने, उसके अंदर जो हेल्थ एजुकेशन की अप्रोच थी, हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन अप्रोच ये सिमिलर है। उसके अंदर भी हम लोग थे वो लोगों को एजुकेट कर रहे थे, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे ताकि उनका नॉलेज एनहांस हो, नॉलेज एनहांस होने के साथ-साथ उनकी प्रैक्टिसेस बेहतर हों, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। बस थोड़ी-थोड़ी देर बाद मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि एटलीस्ट मुझे अंडरस्टैंडिंग फीडबैक मिलता जाए कि यहाँ तक हो चुका है, आवाज़ क्लियर आ रही है। अच्छा जी, एम हमारी हेल्थ एजुकेशन का क्या हो सकता है? फर्स्ट एम है कि हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन बाय एजुकेशन। लोगों को अवेयरनेस करें कि कैसे बच सकते हैं डिजीज़ से। And then health education regarding early diagnosis and management, इसके बारे में भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एरिया में कौन कौन सी सर्विसेज मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कौन सी डोर स्टेप पे मौजूद है, कौन सी सर्विसेज आपको BHU RSC लेवल पे जाकर अचीव करनी पड़ेंगी, ठीक है? इससे जरिए से हम हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं बाय हेल्थ एजुकेशन। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन की बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एसेट वैल्यू टू मेक हेल्थ एंड एसेट वैल्यू बाय द कम्युनिटी। लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस क्रिएट करना बाय एजुकेशन कि लोग अपनी हेल्थ को जो है वो अपना एसेट जो है वो कंसिडर करें। एसेट लोग अभी ज्वेलरी को कर सकते हैं, कार, घर, पैसा, ये सब कुछ भी उनका एसेट है, बट बाय हेल्थ एजुकेशन उनकी जो हेल्थ है वो भी लोगों को उनको एजुकेट करना, अवेयर करना कि ये भी आपका एक एसेट है बहुत इम्पोर्टेंट और इसको भी आपने संभाल के रखना है सेम एज़ आप जो बाकी अपने एसेट्स को संभालते हैं। सेकंडली टू इंक्रीज़ नॉलेज फॉर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट हेल्थ। फैक्टर्स के बारे में लोगों को एजुकेट करना, फैक्टर्स दोनों टाइप के, पॉजिटिव फैक्टर्स और नेगेटिव फैक्टर्स। पॉजिटिव फैक्टर्स के ऐसी कौन-कौन सी फैक्टर्स हैं, बिहेवियर्स हैं जो कि आपकी हेल्थ को एनहांस करेंगे, पॉजिटिवली अच्छा करेंगे। एंड फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर्स, ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लाइक स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकता है, ठीक है? जंक फूड हो सकते हैं। तो नॉलेज दोनों फैक्टर्स की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, के बारे में हम हेल्थ एजुकेट कर सकते हैं। एंड टू एनकरेज बिहेवियर व्हिच प्रमोट्स एंड मेंटेन हेल्थ, इसके बारे में भी लोगों को हम कर सकते हैं। इसके अलावा इनलिस्ट सपोर्ट, लोगों को गाइड करना, हेल्थ एजुकेट करना कि आप कहाँ से जो है वो हेल्थ अचीव कर सकते हैं। बेसिक राइट है ह्यूमंस का कि हेल्थ उनको दी जाए, ठीक है? एंड उनको इस बारे में एजुकेट करना कि प्रेस फॉर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक्शन, अपने हक के बारे में बात करना भी, लोगों के अंदर अवेयरनेस करना भी एजुकेशन के तरह का। एंड टू एनकरेज एप्रोप्रिएट यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये भी आ सकता है। टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द मेडिकल एडवांसेस एंड यूज एंड देयर लिमिटेशंस, इसके बारे में लोगों को काफी गाइड करना कि न्यू टेक्नोलॉजीज क्या है, ताकि लोग उसको यूटिलाइज करें। एंड लोगों को, जैसे हम लोग बात करते हैं एक्सरेज की, अननेसेसरी एक्सरेज जो है लोग करवा रहे होते हैं, उसके बारे में भी लोगों को गाइड करना कि ये भी लिमिटेशंस है, नुकसान है और एक्सरे से बेहतर मौजूद है। ओके, स्टेप्स फॉर द हेल्थ एजुकेशन देखें तो बेसिकली हमारे पास 5 स्टेप्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन है। इसको आप किसी भी सोसाइटी या कम्युनिटी के चेंज भी कह सकते हैं। नंबर 1 इज़ अवेयरनेस। लोग सबसे पहले एजुकेशन में अवेयरनेस लेते हैं कि क्या चीज़ है, किस तरह है, क्यों है, ठीक है? एंड देन उसके बाद फर्दर लोग इंटरेस्ट लेते हैं, मज़ीद डिटेल्स क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं, आपसे अपनी क्यूरीज़ क्लियर करते हैं। एंड देन फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं कि अच्छा, अगर हम ये जो भी एजुकेट किया जा रहा है, अवेयरनेस दी जा रही है, इसको अगर हम अपनाते हैं तो हमें क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसानात होंगे। एंड देन उसको वो ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और जब उनको फ़ायदा होता है इन द लॉन्ग रन, उसको एडॉप्ट करते हैं, उनकी हैबिट बन जाती है, ठीक है? इसको आप एसोसिएट कर सकते हैं अपनी हैंड वॉशिंग के साथ, जंक फूड हेल्दी फूड के साथ, डेली एक्सरसाइज़ेज़ के साथ इसको आप मैनेज कर सकते हैं।
कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर हेल्थ एजुकेशन की 5 स्टेजेस हो सकती हैं। नाउ कम्स टू द हेल्थ एजुकेशन प्रायोरिटीज। हमने जैसे डिस्कस किया था ऑनर्स एनालिसिस के अंदर भी कि पर्सन टू पर्सन, एज टू एज ग्रुप, लोकेलिटी टू लोकेलिटी चेंज होता जाएगा। सो एनी आइडिया कि प्री स्कूल लेवल के ऊपर हम कौन सी हेल्थ एजुकेशन कर सकते हैं? सर सर हाइजीन आजकल भी कर सकते हैं। सर जंक फूड और हेल्दी फूड बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को सर लंच एजुकेट हैंड हाइजीन, हैंड राइटिंग, सर हैंड हाइजीन वॉश, भी कर सकते हैं। हैंड वॉश, यस, हैंड वॉश हैंड वॉश, यस, हैंड हाइजीन, एग्जैक्टली, ठीक है। हैंड हाइजीन आ गया हमारे पास। जंक फूड के बारे में आता है। देयर इज सो मेनी ओरल हाइजीन सर, टूथ ब्रशिंग। यस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, यस, ठीक है, उसके तो बारे वो में कर डिफरेंट सकते कार्टून भी और होते सर हैं ना बच्चों बच्चों को जिस तरह से वो बताती स्नीजिंग हैं। है या कॉफिंग है, जिस तरह अगर बच्चों को शुरू में एजुकेट करते हैं कि हाउ टू स्नीज एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू डू आफ्टर स्नीजिंग, तो यस, सर आजकल एक्सीलेंट, काफी हेल्प कर हाँ, सकते हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल, एक्सीलेंट, एग्जैक्टली, ठीक है। तो कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट की हैं, बाकी आपने जो डिस्कस किया वो भी इक्वली वैलिड होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये हम हेल्दी न्यूट्रिशन के बारे में बात कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हमारे पास इंडोर गेम्स, मोबाइल गेम्स, कंप्यूटर गेम्स आर मोर कॉमन एज कम्पेयर टू द फुटबॉल्स, क्रिकेट्स वगैरह। पर्सनल हाइजीन के बारे में बात कर सकते हैं, खांसना, छींकना वगैरह वगैरह के बारे में, द बेसिक ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मोस्ट कॉमन डिजीजेस, जैसा कि कोरोना के बारे में कहा, उसके बारे में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मास्क पहन के, सैनिटाइजर्स यूज करके, हैंड वॉश करा कर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था ओरल हाइजीन, यस, इस तरीके से हम कर सकते हैं कि व्हाट फूड्स आर गुड फॉर योर टीथ एंड व्हाट फूड्स आर बैड फॉर योर टीथ। तो इसके लिहाज से भी प्री स्कूल बच्चों के अंदर जो है एजुकेशन कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, एंड ओरल हाइजीन, टूथब्रश कैसे उनको करना है, हाथ कैसे वॉश करने हैं, ये तमाम चीजें हम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी एज वाइज थोड़ा सा अबव जाए, स्कूल एज के अंदर, ठीक, स्कूल एज 9 10 तक, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं अदर देन दीज एक्टिविटीज? सर जिस तरह से ये वेरी करेगा ना, बॉयज एंड गर्ल्स में थोड़ा सा वेरी करेगा। गर्ल्स बिल्कुल में हम मोटिवेट करते हैं कि आप मिल्क लें, आप आयरन सप्लीमेंट्स लें, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें, और इसी तरह मेल्स में भी कि आप हाइजीन का ख्याल करें। और इस तरह से मतलब बहुत सारी वो स्कूल्स में डिफरेंट टॉक्स और डिफरेंट सेमिनार्स अरेंज करवाते हैं, इवन एट द लेवल ऑफ BAU। वहाँ पे जो एक स्कूल हेल्थ सुपरवाइजर्स होते हैं, वो वहाँ पे जाके डिलीवर करते हैं लेक्चर्स बच्चों को। और सर अगर बॉयज हैं तो उसमें स्मोकिंग, और क्योंकि ये टीन एजेस में स्टार्ट हो जाता है बच्चों में, इस तरह के जो अवेयरनेसेस हैं। बिल्कुल, तो हम इसमें अदर देन हाइजीन और प्रैक्टिसेस वगैरह के अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात कर सकते हैं, रेजिमेंट ऑफ वर्क एंड रेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स की काफी स्कूल एज में काफी टफ रूटीन होती है, स्कूल जाना, देन एकेडमी जाना, एंड देन स्पारा वगैरह के लिए जाना है, देन फर्दर उनके पास टाइम नहीं होता, तो उसके कैसे उसको मैनेज करना डेली एक्टिविटीज को, उसके बारे में कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं, इन सेक्सुअल एजुकेशन, ठीक है, बैड टच, गुड टच, इसके बारे में लोग उनको एजुकेट कर सकते हैं हेल्थ प्रमोशन के लिहाज से। एजुकेशन अगेंस्ट स्मोकिंग एंड ड्रग अब्यूज, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसी क्रिटिकल एज होती है जहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो बच्चे हैं, खासकर बॉयज, वो स्मोकिंग की तरफ जा रहे होते हैं। एंड प्रिवेंशन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीजेस, अगेन थोड़ा सा एडवांस जाके HIV, एड्स या मलेरिया, डेंगू, इसके बारे में भी इनसे बात कर सकते हैं। इधर द एग्जाम्पल्स हमने लास्ट टाइम भी देखी थी, प्री स्कूल हेल्थ में हमारे पास मलेरिया, डेंगू, इस हाल के बारे में कर सकते हैं। हेपेटाइटिस के बारे में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स कर सकते हैं कि कैसे बार्बर से हो सकती है, या फिर किसी भी इंजेक्शन वगैरह से, तो हम इसके बारे में भी ये जो स्कूल ट्रैफिक पुलिस और वो भी इसमें आता है, जो ट्रैफिक सिग्नल्स या उसके गेट बच्चों को एजुकेट किया जाता है डिफरेंट। इस एज के बच्चे जनरल अवेयरनेस होती है। हाँ, जनरल अवेयरनेस कर सकते हैं, बट क्योंकि वो ड्राइव नहीं कर रहे होते तो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो टीन एजर्स की जब हम डिस्कस करेंगे ना, एडोलेसेंट या adults या न्यू टीनेजर्स होते हैं ठीक है या सर। लेट, यस, ऑब्वियसली वो भी इम्पोर्टेंट है। नॉट ओनली द ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस, अदर रूल्स रेगुलेशंस भी जो होंगे वो भी उनको बताना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, या ट्रैफिक के हो गए, बाकी भी। ओके, सो हेल्दी एडोलेसेंस की बात करें, जो टीनेजर्स हैं, एडल्ट हो रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल, sexual education, this is very important, HIV, AIDS, drugs, smoking, and selection of profession. आप लोग वेट करेंगे, अजान हो रही है। यस सर। यस सर। यस सर।
होता तो है इस मुल्क में, यही होता है। फिर आज मैं तो उसके पास नहीं गई आज, उसके रूम के पास से उतर के आगे जाना था, वो खुद ही आ गया। वो खुद ही ऊपर से आ गया। कहता है छोटा सा हमने ओके जी। तो हम लोग बात कर रहे थे हेल्थ एजुकेशन की और एडोलेसेंस एज ग्रुप के अंदर। एडोलेसेंट एज ग्रुप जहाँ के न्यू बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं टुवर्ड्स एंड देन न्यू एमिशंस और न्यू एक सब कुछ होता है। तो उसके बारे में हम एजुकेट कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, सेक्सुअल एजुकेशन, एचआईवी एड्स, ड्रग स्मोकिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सिलेक्शन ऑफ द प्रोफेशन। प्रोफेशनल कि क्या उनके इंटरेस्ट हैं और कैसे उन जो है वो कौन-सा प्रोफेशन, इसके बारे में भी उनको एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यस तो सर। ये सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन इसमें हेल्थ एजुकेशन किस तरह से आएगा? हेल्थ एजुकेशन में आएगा जैसे हमने डिस्कस किया था हेल्थ एजुकेशन के उसमें फैक्टर्स डिस्कस कर सकते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या-क्या ऑप्शंस हैं, इसके बारे में सब कुछ उनसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन उनको इतना अवेयर कर दें कि अच्छा इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है, क्या-क्या प्रोफेशंस है, क्या-क्या ऑप्शंस हैं और इतना अवेयर कर दें कि वो खुद से सिलेक्ट करे कि उसे क्या करना है। देन वो जो सिलेक्ट करेगा देन सैटिस्फैक्टरी तौर पे उसको कंटिन्यू करेगा। बाउंड ना करें, प्रेशराइज़ ना करें कि नहीं आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है। वो डेफ़िनेटली काफ़ी डिस्टर्बिंग किस्म की जो अक्सर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा दे लीड टू सुसाइड। इतना ज़्यादा वो प्रेशराइज़ हो जाते हैं, ग्रेड्स के लिए इतना प्रेशराइज़ हो जाते हैं, प्रोफेशंस के लिए कि भई अगर मेरा एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ, दे डू सुसाइड। ठीक है? तो इसके बारे में भी हम एजुकेट कर सकते हैं। देयर आर फ्यू टॉपिक्स। इसके अलावा आपके ज़हन में कोई आता है कि एडोलेसेंट्स को हम क्या कुछ कर सकते हैं? सर डोमेस्टिक अब्यूज होता है, वायलेंस होता है इस एज में बहुत ज़्यादा होता है एंड यू आर अनअवेयर अबाउट इट। अनअवेयर अबाउट इट। तो यस, रूल्स रेगुलेशन ऑफ योर सेफ्टी, योर सिक्योरिटी उसके बारे में हमको गाइड कर सकते हैं। ट्रैफिक का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एज के अंदर जो है क्योंकि बच्चे खासकर लड़के जो हैं वो वन व्हीलिंग वगैरह कर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा इस एज के अंदर तो उसमें हम उनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है? ओके जी। सो हम कुछ कर सकते हैं। देन उनकी बॉडी चेंजेज़ हैं, उसके बारे में उनको गाइड करना बेहतर है कि कोई प्रोफ़ेशनल या पेरेंट्स गाइड करें रेदर देन कि कोई बैड कंपनी से या कहीं से वो इसका नॉलेज ले रहे हैं। ये भी हेल्थ एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। इसके अलावा पेरेंट्स की बात करें तो हम अगर एज ग्रुप से हटें कुछ स्पेसिफिक टारगेट पब्लिक की तरफ जाएँ तो पेरेंट्स में भी अगेन एजुकेशन के बच्चों के बारे में एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन healthy lifestyle, smoking, alcoholism and drug use in the children and youth, principles of prevention and treatment of common diseases, and nutrition of the health services. कि इनके पेरेंट्स को गाइड करना कि बच्चों के बारे में भी और उनके अपने बारे में। ठीक है? मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती हैं। अगर हम लोग बिलिंग की बात करें तो यस यहाँ पे वन व्हीलिंग की बात करें तो बच्चों को भी एजुकेट करना आता है एंड देन पेरेंट्स को भी एजुकेट करें कि जैसे आपने अक्सर न्यूज़पेपर में भी देखा होगा या
इसके ऊपर एड्स भी चले थे कि अगर आपके घर में कोई इस किस्म का मोटरसाइकिल है, जिसकी पिछली लाइट उतरी हुई है या उसको मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है? तो इट्स मीन कि पेरेंट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा बच्चा वन व्हीलिंग कर रहा है। तो पेरेंट्स की भी एजुकेशन इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है। स्मोकिंग के लिहाज से भी बच्चों को भी गाइड कर सकते हैं, एडोलेसेंट्स को भी कि वो स्मोकिंग ना करें एंड देन पेरेंट्स को भी एजुकेट करें कि अगर आपका बच्चा रात को घर से बाहर रह रहा है, शाम को घर से लेट आ रहा है या उससे इस किस्म के बिहेवियर चेंज आ रहे हैं, तो उसको अर्ली डिटेक्शन कर सकें। इस बारे में लोगों पेरेंट्स को भी एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा क्या कुछ कर सकते फिर हैं उनकी पेरेंट्स? कंपनी को चेक करें, पेरेंट्स दे शुड हैव अ लुक ऑन देयर कंपनी वेयर दे आर गोइंग, और अगर गाड़ी के साइलेंसर्स निकले हुए या इस तरह का कुछ हुआ हुआ है तो दे कैन इमीडिएटली चेक। दे कैन इमीडिएटली चेक एंड टेक इंटरवेंशन ताकि बच्चों को वो बेहतर तरीके से गाइड कर सकें, ठीक है? तो इस बारे में हम कर सकते हैं। इसके अलावा अडल्ट्स एंड प्रोफेशनल लोगों को के ऊपर भी हेल्थ एजुकेशन कर सकते हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल के बारे में। क्योंकि वर्क कर रहे होते हैं, इम्पैक्ट ऑफ वर्क एंड लिविंग एनवायरनमेंट है, मेंटल स्ट्रेस, इसके बारे में लोग उनसे बात करना कि अगर वो अपनी वर्क के रिलेटेड ओवर स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है? तो उसको कैसे हैंडल करना है। एंड द प्रिवेंशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड मोस्ट कॉमन डिजीजेस, इसके बारे में गाइड करना एंड हेल्थ केयर सिस्टम की ओरिएंटेशन देना कि आपको कौन सी सर्विसेज कहाँ से मिल सकती है। और इसके अलावा हम एडल्ट्स में एंड प्रोफेशनल्स के अंदर उनकी ऑक्यूपेशनल रिलेटेड जो भी हैज़र्ड हो सकते हैं, उसके से भी उनको गाइड करना, ये भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है? फिर कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं जस्ट ले रहा हूँ कि हेल्थ एजुकेशन हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, डिफरेंट कैरियर वाइज़, डिफरेंट एज वाइज़, डिफरेंट रोल वाइज़, फादर, मदर, पेरेंट्स कंबाइन सब कुछ। सीनियर्स के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जो काफ़ी जो ओल्ड एज है, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन उनके बारे में बता सकते हैं, एडेप्टेशन ऑफ लोअर फिज़िकल एंड द मेंटल कैपेसिटी रिलेटेड द एज होता है, कॉमन डिज़ीज़ेज़ के बारे में बता सकते हैं। ओल्ड एज में मोस्टली जो है वो जॉइंट पेन हो सकती है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो उसको कैसे हैंडल करना है, क्या मैनेज कैसे करना है, उसके बारे में अवेयरनेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ओल्ड ग्रुप किसी भी कम्युनिटी के अंदर जाएँ, वहाँ पे एक ओल्ड ग्रुप पीपल्स लें एंड देन उनको एजुकेट करें, उनके मसले मसाइल सुनें एंड देन उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज हम हेल्थ कम्युनिकेशन कैंपेन बनाना भी सीखेंगे, ठीक है? और क्या कर सकते हैं सीनियर्स के अंदर? क्योंकि दिस इज़ द एज जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बूढ़े हैं ख़ासकर वो लोनलीनेस फ़ील कर रहे होते हैं, अपने आप को थोड़ा-सा डिसेबल फ़ील कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्थ एजुकेशन की फिर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता बनती है है। कि उनको थोड़ा-सा फाइनेंसेस मैनेजमेंट आनी चाहिए या ऑनलाइन सिस्टम उनको अब बाय दिस स्टेज मुझे लगता है कि और लोगों को बहुत हद तक सिखाना चाहिए कि बाय दिस ऑल these networks how can they manage their finances, their groceries online or their orders online, because सर डिसेबिलिटी भी स्टार्ट हो जाती है और इतनी मोबिलिटी भी नहीं रहती कि आप भाग-भाग के चीज़ें लेकर आ सकें। और अब तो शायद जी, कोरोना की वजह से काफ़ी फैसिलिटीज़ होम तक डिलीवर हो रही हैं। ओके, येस, इट्स गुड कि हम उनको ऐप्स और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बना सकते हैं जो कि उनके लिए काफ़ी ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हों, ईज़िली एप्लीकेबल हों। ठीक है? येस, हम बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा हम उनकी कम्युनिटीज़ बना सकते हैं, व्हाटएवर कुछ भी उनके वेलफेयर के लिए हम कर सकते हैं। पेशेंट्स के लिए कर सकते हैं जो किसी न किसी डिज़ीज़ के ऊपर है, तो उसके ऊपर भी हेल्थ एजुकेशन के ज़रिए हम उनको जो है वो एक्टिव एडवाइसेज़ दे सकते हैं, फूड के बारे में, डाइट रिकमेंडेशंस कर सकते हैं, हेल्थ एड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, उनकी कंप्लायंस को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं जस्ट बाय हेल्थ एजुकेशन। ठीक है जी। तो भी इसके अलावा अदर कंटेंट्स जो कि किसी भी जनरल पब्लिक के ऊपर हो सकते हैं, पर्सनल हाइजीन के ऊपर, प्रमोशन ऑफ हेल्दी हैबिट्स, न्यूट्रिशनल एजुकेशन, पर्सनल प्रिवेंटिव मेजर्स, सेफ्टी रूल्स, प्रॉपर यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मेंटल हेल्थ, सेफ सेक्स एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल, मदर्स हेल्थ, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह-वगैरह। देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जो कि आप हेल्थ एजुकेशन के ज़रिए कवर कर सकते हैं। ठीक है? तो हेल्थ एजुकेशन में अभी हमने ये देखा कि हेल्थ एजुकेशन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और बाय एज ग्रुप या बाय टारगेटेड। अब इसमें से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज द डिफाइन हेल्थ एजुकेशन एंड व्हाट आर द प्रायोरिटीज एरियाज इन फॉर एडोलेसेंट्स। ठीक है, तो कर सकते हैं पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन। यस सर सर। रिपीट करें। जैसे फॉर एग्जांपल डिफाइन हेल्थ एजुकेशन एंड व्हाट विल बी द प्रायोरिटी एरियाज फॉर एडोलेसेंट एज हो सकता है या पेशेंट्स हो सकता है या इन कोरोना स्पेसिफिक हो सकता है जैसे जनरल पब्लिक के अंदर कि हम क्या कर सकते हैं। तो देन अगेन हेल्थ एजुकेशन में यही टॉपिक्स आएंगे कि क्या कुछ हम कर सकते हैं, जस्ट वो टॉपिक इन लिस्ट करनी होंगी, चीज़ें इन लिस्ट करनी होंगी कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये एक जनरल क्वेश्चन है।
ये सब चीज़ें आ सकती हैं उसके अंदर। ठीक है? इज़ दैट फाइन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ठीक है। ओके जी, तो सेकंड है हमारा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वन। स्लाइड शेयर हो रही है आपके साथ? Yes, sir. ओके, ये पी प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है? जी सर। Yes, ठीक। sir. ओके जी। So second है हमारा P process. This is a steps in strategic communication. ये एक हमारे पास स्टेप बाय स्टेप मॉडल है जो P process, जो कि हमें अगर हम इस स्टेप्स को फॉलो करते जाएं तो इन द एंड ऑफ द लास्ट स्टेप पे पहुंचते पहुंचते तक जो है हमारे पास एक अच्छी कम्युनिकेशन कैंपेन बन जाती है। ठीक है? कम्युनिकेशन कैंपेन्स, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे आजकल हम कोरोना की बात कर रहे हैं, ठीक है? कोरोना के बारे में जो हमारे पास, जो आप टेलीफोन कर रहे होते हैं और आपको जो मैसेज आ रहा होता है, दैट इज एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन कैंपेन, क्योंकि वो आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है एक मैसेज। ठीक है? इसके अलावा जो ब्रोशर्स या फ्लायर्स या बिलबोर्ड, जो भी मैसेजेस वगैरह बन रहे होते हैं, वो भी बेसिकली आपको कम्युनिकेशन का ही एक मॉडल मेथड होता है, और कम्युनिकेशन के तो वो भी एक पूरे प्रोसेस से गुजर के बन रहे होते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि वो किस तरीके से बनने हैं और हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज वेरी, इसको समझिएगा, क्योंकि इसकी एक छोटी सी आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी एट द लास्ट में इसके अंदर। ठीक है जी। तो पी प्रोसेस ये हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जो कि हमें कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प करता है कि क्या बनाना है, किस तरीके का बनाना है, क्या हम लोगों ने ब्रोशर बनाना है, क्या हम लोगों ने वीडियो बनानी है, या क्या हम लोगों ने कोई बिलबोर्ड वगैरह डिजाइन करना है, क्या डिजाइन करना है, उसके ऊपर क्या लिखना है, ये आज हम बनाना सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है? सो इंट्रोडक्शन ऑफ पी प्रोसेस बेसिकली एक communicating strategically requires a clearly defined strategies with specific goals established in advance. हमें अपने गोल्स को बनाने में और उनको स्ट्रेटेजिकली अचीव करने में पी प्रोसेस हेल्प करता है। The P process is a framework designed to guide communication professionals as they develop strategic communication programs. ठीक है? This is a step-by-step roadmap leading communication professionals from the loosely defined concepts about the changing behavior to a strategic and participatory program with the measurable impact ऑन द इंटेंडेड ऑडियंस, कि हमें क्या करना है लोगों को अंदर, उसकी स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करता है और हमें एक मॉडल जो है एक फाइन प्रोडक्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी एक चीज़ बनती है वो हमें प्रोवाइड करता है। दिस इज द ओवरऑल इसकी एक आउटलेट है। अगर आप लोग देखें, दिस इज द पी प्रोसेस, तो इसके बेसिकली 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 एंड 5। अगर आप इसको पी प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो फिजिकल जो शेप है, दैट जो पी से काफी रेलेवेंट है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं आगे चलता हूँ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो अभी तक हमने ये देखा कि ये पी प्रोसेस है जो कि कम्युनिकेशन कैंपेन बनाने में हमें हेल्प कर रहा है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ और डिटेल्स में आगे देखते हैं। अच्छा, किसी भी कम्युनिकेशन डिजाइन करने के लिए कि हमने फॉर एग्जांपल किसी भी कम्युनिकेशन डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहले उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है? मैं साथ साथ एक एग्जांपल भी लेकर चलता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी, और इसी तरीके की एग्जांपल आपने खुद भी डिफाइन करनी है। ओके, फॉर एग्जांपल वन विलिंग की ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है? तो वन विलिंग की एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे पहले जो इसकी पी प्रोसेस फर्स्ट फ्रेज है, दैट इज
ओके जी। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग प्री प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे, एनालिसिस की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है? ओके, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा अटेंडेंस के, मरियम और महजबीन और अरूज, कोई भी ले लो, ठीक है? Yes, sir. ओके जी। सो एनालिसिस बेसिकली हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कि वो जो भी हमारा इश्यू है वो कितना प्रेवलेंट है, उसका क्या इंसिडेंस रेट है, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी कम्युनिटी के ऊपर, कौन लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं मेरा जो एनालिसिस किया मैंने कम्युनिटी के अंदर, मैंने देखा कि 3 एजेस के अंदर सबसे ज़्यादा हेल्थ रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, एंड देन हाइपोथेटिकली मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो वन विलिंग है दैट इज अ डेंजरस वन, ठीक है? मैंने एनालिसिस किया, तो एनालिसिस में हम लोग जो है कोई कंप्लीट सिचुएशनल एनालिसिस कर रहे होते हैं जिसमें हम इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम और इससे रिलेटेड हु वेट वन वेयर जितनी भी डब्ल्यूज हैं वो असेस कर रहे होते हैं कि कौन है, कितना है, किस तरीके से बात है। तो एनालिसिस करने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि हम लोगों ने फर्दर किस चीज़ के ऊपर कम्युनिकेशन करती है। हमारे पास एक लिस्ट ऑफ इश्यूज बनते हैं एंड देन उसके ऊपर प्रायोरिटी पे हम सेट करते हैं कि हम कौन सा इश्यूज पे हम लोगों ने काम करने की आगे हमें ज़रूरत है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मैंने एग्जांपल सेलेक्ट की कि वन विलिंग मैंने असेस किया कि एक रावलपिंडी के अंदर जो बॉयज़ हैं उसके अंदर वन विलिंग का इशू काफ़ी ज़्यादा है जो कि लीड करता है हेड इंजरीज और डेथ तक भी पहुंच सकता है। तो एनालिसिस करने के बाद हमारे पास जो है अगर आप देखो देखें तो नंबर 1, 2 एंड 3 इनके जो बैकग्राउंड में दैट इज पार्टिसिपेशन, ठीक है? पार्टिसिपेशन मीन कि हम फॉर 1, 2 एंड 3 जितनी भी हमारे पास 3 फेजेस हैं इसके लिए हमें कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होगी कि हम इसमें एनालिसिस करेंगे तो कम्युनिटी के साथ मिलकर एनालिसिस करेंगे, कम्युनिटी से डायरेक्टली इनपुट्स ले रहे होंगे, ठीक है? एनालिसिस के अंदर एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद द सेकंड वन इज स्ट्रेटजिक डिजाइन। जो भी हम लोगों ने अपना इशू आइडेंटिफाई किया होगा प्रायोरिटी के ऊपर, अब हम उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करेंगे कि हमने क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है और उसको हम लोगों ने कैसे इवैल्यूएट करना है। ये आगे मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ूँगा, वन बाय वन स्टेप मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं जस्ट उसकी एक ओवरऑल लुक दिया हूँ आपको। स्ट्रेटेजी डिज़ाइन बनाने के बाद जब हमारे पास एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की थी वन विलिंग की, ठीक है? तो मैं उसमें स्टडी डिज़ाइन करूँगा कि वन विलिंग एजर्स मैंने असेस किया कि टीनेजर्स सबसे ज़्यादा हैं, तो मैं कहूँगा कि मैं स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर जाऊँगा, वहाँ पे जो बॉयज़ एंड टीनेजर्स उनके साथ डिस्कस करूँगा और उनको मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दूँगा और स्टैटिस्टिक्स दिखाऊँगा जो भी हेड इंजरीज या उनकी हेल्थ रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स होंगे, वो मैं उनको दिखाऊँगा और ये मेरी एक स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है? बाय द ईयर 2020 दिसंबर तक एक टाइम फ्रेम बना के हम इसको डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजी डिजाइन करने के बाद हम स्टेप 3 पे जाते हैं, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग। दिस इज अगेन विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी। जैसे मैंने कहा था स्ट्रेटजी 2 के अंदर कि मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा जो मैंने वहां जाकर स्कूल और कॉलेज में देनी होगी। तो थर्ड स्टेप के अंदर दैट इज डेवलपिंग, जो प्रेजेंटेशन मैंने देनी है वो मैं यहाँ पे डेवलप करूंगा। प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, वो आपका कोई बिल बोर्ड भी हो सकता है, वो कोई आपका मटेरियल, कोई फ़ोन पे कॉल के ऊपर मैसेज हो सकता है या वो कुछ भी हो सकता है। आप उसको डेवलप करेंगे और कम्युनिटी के साथ उसको टेस्ट करेंगे कि जो आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं क्या कम्युनिटी उसको उसी तरह से परसीव कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो हम दोबारा से उसको रिफाइन करेंगे और दोबारा से टेस्ट करेंगे, ठीक है? जब हमारे पास मटेरियल डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद वो डेवलप मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वो ब्रोशर भी हो सकता है, लीफलेट भी हो सकता है, कोई एक वीडियो भी हो सकती है, एक टेलीफोन मैसेज भी हो सकता है। उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे फोर्थ वन के ऊपर फुल कैपेसिटी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स उसके अंदर उनकी पार्टिसिपेशन आए। इम्प्लीमेंट करेंगे, मॉनिटर करेंगे अपने इंडिकेटर्स को कि हम लोगों ने जो डिसाइड किया था कि क्या करेंगे, कितना करेंगे, क्या हम उतना अचीव किया, नहीं किया। उसके बाद फिफ्थ वन इज इवैल्यूएशन लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने जो भी एक कम्युनिकेशन डिजाइन कम्युनिकेशन का एक मैसेज बनाया था और बाय ब्रोशर या बाय प्रेजेंटेशन हम लोगों ने कन्वे किया था, उसका इम्पैक्ट कितना आया, कितने परसेंट बच्चों ने बिलिंग को छोड़ दिया, कितने परसेंट हॉस्पिटल्स के अंदर हेड इंजरीज कम हो गई, ठीक है? तो ये एक बेसिक साइज का लेआउट है। ये क्लियर है बेसिक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो अब Yes. ठीक है।
तो स्टेप्स फॉर द पी प्रोसेस, नंबर 1 एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक डिजाइन, ये तमाम इसके स्टेप्स होंगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एनालिसिस में बात करें तो सिचुएशन एनालिसिस, ठीक है, कंडक्ट अ सिचुएशन एनालिसिस रिजल्टिंग इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर हेल्थ एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स बीइंग एड्रेस्ड। क्या कुछ हो सकते हैं? डिटरमाइन सिवियरिटी एंड द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स, कि उस किसी भी कम्युनिटी के अंदर आप जाएंगे तो आप एक ओपन माइंड के साथ एंड फ्री माइंड के साथ जाएंगे, कम्युनिटी में जाएंगे, लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी हेल्थ इशू है। फॉर एग्जाम्पल अगर कम्युनिटी में जाएं तो हमें किस किस्म के लोगों के इश्यूज आइडेंटिफाई हो सकते हैं? एनी आइडिया? किसी भी एक रूरल कम्युनिटी के अंदर हाइपोथेटिकली। तो ये जो इतनी मलेरिया, डेंगू इस तरह यस। की जो हैं, ये हमें पता चल सकता है कितनी प्रेवलेंट है एक कम्युनिटी में, जहाँ पे अगर मॉस्किटोज हैं या पानी है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है। डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, वुमेन एजुकेशन इश्यूज हो सकते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ हो सकते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा हेल्थ के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, मैटरनल इश्यूज हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी इश्यूज, अगर आप कम्युनिटी में जाएँ तो वहाँ पे आपको पता चल रहा होता है, ठीक है? वो देन क्या सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, देन वो उससे में सिचुएशन से मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे रिव्यूइंग एक्जिस्टिंग हेल्थ एंड डेमोग्राफिक डेटा, सर्वेस रिजल्ट, स्टडी फाइंडिंग्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो हम वहाँ से गैदर कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के क्या इश्यूज हैं, ठीक है? उससे हमें आइडिया होता है। देन इसके बाद आइडेंटिफाई फैक्टर्स इनहिबिटिंग और फैसिलिटेटिंग डिजायर्ड चेंजेस। हम एनालिसिस में करते हैं कि हमारे पास कौन से, अगर हम इस पर्टिकुलर इशू पे काम करना चाहें तो कौन से फैक्टर्स हमें हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल हम पोलियो की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि कौन से हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, कौन से हमें जो है फैसिलिटेट करेंगे। हमें हेल्थ प्रोफेशनल्स फैसिलिटेट कर सकते हैं, हमें आर्मी या जो पुलिस जो हमें प्रोटेक्शन फेस कर सकती है। इसके अलावा साथ हमें भी देखना पड़ेगा कि कौन से इनहिबिटिंग फैक्टर्स हैं। मे बी जो लोगों की लोकल कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो हमें इनहिबिट कर सकते हैं। उसका भी एक एनालिसिस करना कि हमें क्या कुछ हो सकता है। तो कंसिडर द बेसिक सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस challenges facing the people and programs would like to reach, क्या कुछ हो सकता है। इसके अलावा इसके बाद डेवलप अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जब हम इतना सारा एनालिसिस कर लेंगे कि कौन से फैक्टर अच्छे हैं, कौन से हमारे बुरे हो सकते हैं और कितनी इंटेंसिटी है, तो हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर देते हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम इस कम्युनिटी के अंदर जो है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया था वन विलिंग का इशू क्या है, तो इस कम्युनिटी में जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा मे बी इस कम्युनिटी के अंदर जो है वो डेंगी के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं या मलेरिया का बहुत ज़्यादा इश्यू है, ठीक है? या अदर सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो डेवलप अ क्लियर स्टेटमेंट दैट सम अप द प्रॉब्लम टू बी एड्रेस्ड। हमें इस सिचुएशन एनालिसिस से हमें एक पता चल जाएगा कि इश्यू क्या है। इसके अलावा ऑडियंस एनालिसिस भी हमें काफ़ी हेल्प करेगी। कंडक्ट अ पार्टिसिपेशन एनालिसिस, कैरी आउट द सोशल बिहेवियर एनालिसिस, जितने भी एनालिसिस के हमारे पास कंपोनेंट है, डेमोग्राफिक था, साइकोग्राफिक था एंड दूसरा साइकोलॉजिकल भी। ठीक है जी। सो एनालिसिस करने के बाद एटलीस्ट हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाती है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दैट कम्युनिटी, जिसको हमने फर्दर एड्रेस करना है। नाउ मूव टुवर्ड द स्ट्रेटेजिक डिजाइन। हम स्ट्रेटेजिक डिजाइन की तरफ जाएंगे। सेकंड वन, जो भी हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था उसकी। तो एवरी कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट नीड्स टू बी स्ट्रेटेजिक डिजाइन। स्टेप 2 जो है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेप 2 के अंदर हम एक कंप्लीट प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे होते हैं कि ये प्रोग्राम या कम्युनिकेशन कैंपेन कब स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी, कैसे की जाएगी, ठीक है? और हम इसी के अंदर जो है कुछ इंडिकेटर्स भी सेट कर रहे होते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन को हम कैसे असेस करेंगे। असेसमेंट के या मॉनिटरिंग के जो टूल्स हैं वो भी हम स्ट्रेटेजिक डिजाइन में कंप्लीट कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने कैसे अपने काम को इवैल्यूएट करना है, वो भी हम इसी के अंदर स्ट्रेटजी बना लेते हैं, ठीक है? और कैसे इसको एंड करना है और उसके बाद एंड करने के बाद हमने अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे क्या करना है, डिसेमिनेट करना है, वो भी हम एक कंप्लीट प्रोग्राम की, कंप्लीट कम्युनिकेशन की एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं। तो नंबर 1 इज एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि हमने कब क्या किस तरीके से करना है। डेवलप अ प्रोग्राम अप्रोचेस। अप्रोचेस मीन एक्सपेक्टेड टू चेंज हेल्थ बिहेवियर, कि हम अपनी कम्युनिकेशन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिटरमाइन चैनल। स्ट्रेटजी के अंदर ही हम चैनल भी डिटरमाइन कर दें कि हम जिस कम्युनिटी के अंदर काम करने जा रहे हैं, हम वहाँ पे कौन सा चैनल यूज़ करेंगे। क्या वो लोग अखबार यूज़ कर रहे हैं, क्या हम लोग उनके साथ ये तमाम चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर तो प्रोफेशनल्स होंगे तो उसमें भी हम अपना मल्टीमीडिया या प्रेजेंटेशंस को ज़्यादा करेंगे। अगर बच्चों के साथ कर रहे हैं तो फिर दूसरा चैनल्स वगैरह यूज़ करेंगे। तो हमें चैनल भी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इस वक्त हम स्ट्रेटजी डिज़ाइन के अंदर, लिखते जाएंगे हर चीज़ को।
इसके अलावा ड्रॉ अप द इम्प्लीमेंटेशन प्लान। हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी बना लेना है कि हमने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की थी वन विलिंग के बारे में, तो मैं उसके अंदर अपना एक प्लान बना लूँगा कि मैं ये जो दिसंबर का मंथ है, इसमें कम से कम भी 4 या 5 कॉलेजेस को करूँगा। 17 तारीख को मैं इस कॉलेज में जाऊँगा, 15 तारीख को इस कॉलेज में जाऊँगा और 10 तारीख को जो भी तारीख है, उसमें इस तारीख को यहाँ पे इस कॉलेज में जाऊँगा। तो एक हमारे पास एक प्लान बन जाएगा। एंड डेवलप अ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्लान। साथ ही अपना मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम भी एक डिज़ाइन कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉनिटरिंग, आपको पता है कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन क्या होता है? मॉनिटरिंग क्या होती है एंड इवैल्यूएशन क्या होती है? सर मॉनिटर करना कि प्रोग्राम जो है वो मतलब सही प्रॉपर्ली रन कर रहा है या नहीं, और फिर उसके बिल्कुल। बाद हमने इवैल्यूएट करना कि जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसके करीब हैं या नहीं है। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यस, तो हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजिक डिज़ाइन के अंदर ही मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टूल भी बना लेना है। मॉनिटरिंग का मतलब है कि हमने अब जो हमारा प्रोसेस चल रहा होगा, उसके अंदर ही इंडिकेटर सेट कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉनिटरिंग का था कि मैंने कहा था कि मैं 17 दिसंबर को जो है फलाँ कॉलेज में विज़िट करूँगा। तो अगर मैं विज़िट कर रहा हूँ, दैट मीन कि इंडिकेटर का होगा कि विज़िट किया या नहीं किया, चेक, ठीक है? अगर मैं ये डिज़ाइन करता हूँ कि मैं एटलीस्ट वहाँ पे 100 टीनेजर्स को टारगेट जो है वो अपनी प्रेज़ेंटेशन शो करूँगा। तो अगर वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स 100 हैं, इट्स मीन मॉनिटरिंग चेक, गुड, ठीक है? कि अकॉर्डिंग टू द प्लान काम हो रहा है। एंड इवैल्यूएशन जो कि हमारे प्रोग्राम के लास्ट में होता है। देन अगेन जो हम लोगों ने पहले सर्वे किया होगा, दोबारा सर्वे करेंगे, देखेंगे कितना चेंज आया वैल्यूएशन। देन वैल्यूएशन मेरी फॉर एग्जांपल बिलिंग के प्रोसेस में यही होगी कि मैं ये देखूंगा कि कितने परसेंट बच्चों ने बिलिंग छोड़ दी और कितने परसेंट एक्सीडेंट्स हॉस्पिटल्स के अंदर बिलिंग से रिलेटेड एक्सीडेंट्स कम हो। ठीक है, दैट इज वैल्यूएशन। तो मैंने एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बना ली अपनी पेपर के ऊपर स्टेप 2 के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास एक स्टेप 2 भी बन जाएगा। नाउ कम टू द स्टेप 3, जिसके अंदर हम अपना जो भी हम लोगों ने कम्युनिकेशन करनी होती है उसके ऊपर मटेरियल डेवलप कर रहे हैं। डेवलपमेंट इन कॉन्सेप्ट्स, मटेरियल्स, मैसेजेस, स्टोरीज एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस कंबाइन साइंस एंड आर्ट। इसको थोड़ा सा साइंस एंड आर्ट साथ मिक्स करके हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वन वीडियो की एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसके अंदर मैंने कहा था प्रेजेंटेशन बनाऊँ, तो मेरा जो मटेरियल ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो प्रेजेंटेशन है। अगर आप बाकी देखें डेंगी के अंदर हमारे पास कौन-कौन सा मटेरियल डेवलप हुआ हुआ है? वो सॉरी हाँ, डेंगी की बात करते हैं। डेंगी के अंदर कौन-कौन सा मटेरियल है? सर हमारे पास बिलबोर्ड्स हैं डिफरेंट, बिलबोर्ड्स वो हैं। मॉस्क के बाहर भी होते हैं, पम्फलेट्स के थ्रू भी होता है सर, इवन मीडिया के थ्रू आपको बताया जा रहा होता है किस तरह से यस, करना है सर। यस, ठीक है। तो डेंगी के ऊपर हमारे पास जो है वो पम्फलेट्स भी बने हुए हैं, दैट इज़ आल्सो मटेरियल ऑफ कम्युनिकेशन। बिलबोर्ड्स पे हम डिस्प्ले करते हैं, दैट इज़ अगेन मटेरियल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसके अलावा बस ये यहाँ पे या और भी जो मटेरियल डेवलप हुए हैं। कोरोना की बात करें तो कोरोना पे हमारे पास बहुत से टीवी के ऊपर भी एड्स बने हुए हैं, वीडियोस भी बनी हुई हैं। तो आपका मटेरियल कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है ना कि मटेरियल कुछ भी हो सकता है। वो वीडियो भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे बात करें गाइडलाइन टूल्स हैं, फैसिलिटेटिंग मैनुअल्स, ग्रुप इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग मैनुअल्स, टीवी, रेडियो स्क्रिप्ट्स, एजुकेशनल कॉमिक बुक्स, डिज़ाइन जो वर्कशॉप्स, ये तमाम चीज़ें आपकी मटेरियल में आ सकती हैं, जिसको आपने डेवलप करना होगा फॉर कम्युनिकेशन। तो स्टेप 3 के अंदर हम उनको डेवलप कर रहे होते हैं। डेवलप करने के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है? टेस्ट कॉन्सेप्ट विद द स्टेक होल्डर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑडियंस टू बी रीच्ड। हम उसको टेस्ट करते हैं। अगर मैंने ब्रोशर बनाया तो हम उसको छोटी सी पॉपुलेशन, जैसे मैं वन बिलियन की बात करता हूँ, तो मैंने प्रेजेंटेशन जब बनाऊंगा तो मैं टीन एजर्स के साथ वो दिखाऊंगा, कम से कम 10 बना टीन एजर्स को। पर मैं देखूंगा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है या नहीं। क्या मैंने कोई बहुत मुश्किल वर्ड तो नहीं यूज़ कर लिए? क्या मैंने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं थी वो तो ऐड नहीं कर दी? तो इस तरीके से तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो इंगेज करते रहे। वो टीचर्स भी हो सकते हैं, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा, ठीक है? तो वो साथ में टेस्ट करूँगा। इसी तरीके से डेंगू की बात करें तो डेंगू के भी अगर कम्युनिटी के लिए बड़े-बड़े बिल बोर्ड्स बने हैं या ब्रोशर्स बने हैं, तो आप वो जो भी ब्रोशर या मैसेज होगा वो कभी इस कम्युनिटी को दिखाएँगे, ठीक है? थोड़ा-सा लोगों को जस्ट टू गेट द फीडबैक कि क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। फीडबैक रिजल्ट्स
to partners and allies to ensure maximum ownership and growth. जितना ज़्यादा आप अच्छा से टेस्ट करेंगे उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग वो जो मैसेज क्रिएट होगा। अदरवाइज अगर आपने टेस्ट ना किया तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लोगों का जो है वो लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं अगर आपने टेस्ट किया। अगर कुछ ठीक नहीं आया तो उसको रिवाइज करें, चेंजेस बेस्ड ऑन द प्री टेस्ट रिजल्ट। रिवाइज करने के बाद उसको रीटेस्ट करें अनटिल अनलेस जब तक आपके पास एक प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडेबल मैसेज ना बन जाए आप उसको रीटेस्ट करते जाएं। यहाँ तक क्लियर है? थर्ड स्टेप तक? Yes, Yes, sir. sir. यस। एनालिसिस भी पार्टिसिपेशन लोगों से पूछ के किया, स्ट्रेटेजिक डिजाइन भी लोगों के मुताबिक बनाया और डेवलप और टेस्ट भी हम लोगों ने लोगों के मुताबिक किया। ठीक है, दैट इज पार्टिसिपेशन। नाउ कम्स टू द फाइनल स्टेज, हमारा जो सेकंड लास्ट द इम्प्लीमेंटेशन। जो हमने डिजाइन किया और जो हम लोगों ने बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन किसी का माइक ऑन है, अगर वो म्यूट कर दे तो बेहतर होता है, डिस्टॉर्शन आ रही है। जी ओके जी। इम्प्लीमेंटेशन emphasizes मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रेनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें जिनके बारे में हम लोगों ने वो कम्युनिकेशन बनाई है। जैसे 1 मिनट की एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो मैं इंश्योर करूँगा कि उस कॉलेज के मैक्सिमम बॉयज़ जो हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। सेम अगर हम लोग कोई बिल बोर्ड बना रहे हैं तो उसकी विजिबिलिटी या उसकी जो लगाने की जगह है वो एक ऐसी होनी चाहिए कि मैक्सिमम कम्युनिटी जो है उसको देख सके। इसके अलावा मॉनिटरिंग इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग आउटपुट्स टू बी ensured that all the activities take place as planned। ठीक है, अपनी मॉनिटरिंग के लिए माइलस्टोन या छोटे-छोटे हम एक चेकलिस्ट बनाते जाएंगे, अच्छा कि ये कर लिया, ये कर लिया, ये अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद हम implementation and monitoring के अंदर procedure and disseminate, develop and implementation dissemination plan that may include local NGOs, governments, NGOs, private sectors, media की भी हम लोग जो है वो इंश्योर करेंगे कि मीडिया भी आए और कवरेज करे ताकि हमारा मैसेज फर्दर आगे तक पहुंच सके। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन के अंदर डेफिनेटली हम अगर फॉर एग्जांपल आप किसी छोटे या क्लोज्ड इन्वायरमेंट के अंदर काम करें तो आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप हर जगह जाके खुद से कर सकते हैं। बट अगर आपने कोई ऐसा हेल्थ इशू है जहाँ पे आपने पूरे किसी एक प्रोविंस को या आपने पूरे पाकिस्तान को कवर करना है तो यू नीड कि आप उसके अंदर जो ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स जो हैं वो हायर करें, लोकल लोगों को लेकर आए ताकि उनको आप ट्रेन करें। वो रिगार्डिंग हैंड वॉशिंग के बारे में हो सकता है, धोने के बारे में भी हो सकता है, मल्टीपल इश्यूज, डेंगू मलेरिया के बारे तो में। पोलियो के लिए भी असर हम जाके लोकल लोगों को वहां से ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनर्स आके टीचर्स को या जो भी उनके वर्कर्स होते हैं उनको ट्रेन करते हैं, वो लोग फिर कम्युनिटी में जाके सर ये कैंपेन्स करते हैं। एक्सीलेंट, यस। क्योंकि लोगों का लोकल लोगों पे ट्रस्ट होता है, ठीक है, और हम हर जगह हम नहीं पहुंच सकते तो हम लोकल लोगों को भी लेके आते हैं अगर हम उनको बड़े लेवल पे काम करें। ठीक है, तो फिर अगेन उनको ट्रेन करते हैं और वो हमारा मैसेज जो भी हमारा कम्युनिकेशन मैसेज जो कंपेन होती है वो अपने एरियाज तक लेके जा रहे होते हैं। इसके अलावा हम मोबिलाइज कर होते हैं की पार्टिसिपेंट्स को, शेयर इन्फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, रिजल्ट्स क्रेडिट्स दे रहे होते हैं जो भी काम कर रहा होता है, पार्टनर्स एलाइज इन द कम्युनिटीज के साथ जो है उनको भी क्रेडिट दे रहे होते हैं, उनको भी साथ अपने मोबिलाइज कर रहे होते हैं। Keep everyone involved, motivated toward that strategic goal. The main end purpose हमारा ये होता है कि जो भी हम लोगों ने कम्युनिकेशन बनाई है किसी भी इशू के ऊपर वो हमारा हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो अचीव हो जाए, सॉल्व हो जाए। ओके जी, मैनेज एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम कर होते हैं, इंश्योर क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एंड मेजर द आउटपुट्स। आउटपुट्स होते हैं हमारे पास जो कि हमें इमीडिएटली आ रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल कितने लोगों ने हमारी कम्युनिकेशन कैंपेन में हिस्सा लिया, कितने लोगों ने हमारा बिल बोर्ड देखा। ठीक है, जो दिस इज द नंबर्स बेसिकली जो आउटपुट्स आ रहे हैं इसको भी हम देख होते हैं। एंड एडजस्ट प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन मॉनिटरिंग। जहाँ पे हमें फील हो रहा होता है कि जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक डिजाइन बनाया था बट मॉनिटरिंग के हमें अंदर पता चला कि लोग जो हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, स्कूल्स में नहीं आ रहे या उन पे विजिबिलिटी नहीं है, मौसम खराब हो गया, लोग गैदर नहीं हो सकते। ठीक है, तो या हम लोगों ने जो बिल बोर्ड डिस्प्ले किया था वो किसी मौसम की खराबी की वजह से फट गया, खत्म हो गया। तो मॉनिटरिंग हमें फिर दोबारा से मिड कोर्स करेक्शन भी प्रोवाइड कर रही होती है। देन अगेन हम अच्छा मौसम चेंज हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, बारिश होगी तो क्या कर सकते हैं,
मल्टीमीडिया यूज़ किया था या हमने बनाया था मगर लाइट नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो मॉनिटरिंग हमें मिड कोर्स चेंजेस में भी हमें हेल्प कर रही है। तो इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग हम साथ-साथ करते हैं। उसके बाद लास्ट वन इज़ इवैल्यूएशन एंड री-प्लानिंग। इवैल्यूएशन जो कि हम प्रोग्राम के लास्ट में कर रहे होते हैं। जैसे बात करें कोरोना की भी, तो उसमें भी जो भी कम्युनिकेशंस हुई, अभी तो खैर चल रहा है साथ। मगर कोई अगर पोलियो प्रोग्राम है, हमने कोई भी एक स्ट्रैटेजी ली कि लोकल लोगों में से लेंगे और उनके साथ काम करके देखेंगे एंड देन फिर उसके बाद देखेंगे कि बाकी लोकल लोगों को एंगेज करने का कितना फ़र्क पड़ा, ठीक है? प्रोग्राम के एंड पे यूजुअली हम इवैल्यूएशन करें। इवैल्यूएशन मेजर्स हाउ वेल अ प्रोग्राम अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। जो हमने डिज़ाइन किया था कि इतना परसेंट हेल्थ इंश्योर होगी, कितने इतने परसेंट एक्सीडेंट्स कम होंगे, व्हाटएवर जो कितना हुआ, दैट इज़ इवैल्यूएशन। Sound program evaluation stimulates program improvement, redesign, guide cost-effective, future funding allocation, and support advocacy and funding. एक सक्सेसफुल प्रोग्राम जो है वो फर्दर जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो पता चलता है कि हमें किस पर्टिकुलर हेड में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, किस हेड में हमें कॉस्ट थोड़ी सी कंट्रोल करने की ज़रूरत है और हमें उस प्रोग्राम को रेप्लिकेट करने के लिए दूसरी कम्युनिटीज़ के रेप्लिकेट करने के लिए भी हमें एक सक्सेसफुल एक रिपोर्ट बनती है इवैल्यूएशन से जो कि हम फंड रेजिंग के लिए हमें कि हम दोबारा किसी और कम्युनिटी में भी कर सकें, हमें फंड्स भी मिल सकते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन आउटकम्स हो सकते हैं कि कितने नंबर्स एंड असेस इम्पैक्ट्स। इन आउटकम और इम्पैक्ट का डिफरेंस पता है आप लोगों को? आउटकम एंड चेंजेस आ सकते हैं। सर आउटकम आउटपुट तो इमीडिएट होता है, आउटकम आई थिंक इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट कह सकते हैं या लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। आउटकम लॉन्ग इम्पैक्ट जो है इसका, ठीक है? कि इम्पैक्ट क्या हुआ वो भी हम साथ में इवैल्यूएट कर लेते हैं। चेंजेस एज अकर इन नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर, ठीक है? ये बेसिकली हमारे पास लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। फिर इसके बाद हम डिसएमिनेट रिजल्ट्स कर रहे होते हैं। आप कोई भी कम्युनिकेशन प्रोग्राम करें, आइदर इट्स द पॉजिटिव, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, उसको डिसएमिनेट ज़रूर करेंगे। तब जो आपने सक्सेसफुल किया तो डेफिनेटली ताकि लोग उसको रेप्लिकेट करें और अगर कोई अनसक्सेसफुल कम्युनिकेशन थी जहाँ पे किसी भी किस्म का बैरियर की वजह से आप नहीं कर पाए तो उसको भी रिसर्च को जरूर डिसएमिनेट करें कि दोबारा कोई उस जैसी गलती ना करे। इट इज इम्पोर्टेंट दैट एवरीवन इन्वॉल्व बी अवेयर ऑफ द प्रोग्राम इम्पैक्ट्स वेदर इट्स अ पॉजिटिव और नॉट। लाजमी शेयर कीजिए, ठीक है? शेयर इम्पैक्ट रिजल्ट्स विद द पार्टनर्स, अलाइज, की स्टेक होल्डर्स, मीडिया एंड फंडिंग एजेंसीज भी उनके साथ भी लाजमी शेयर करें कि प्रोग्राम क्या था, किस तरीके से डिटरमाइन फ्यूचर नीड्स, कैसे इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, ये भी हमें पता चल सकता है वैल्यूएशन से। और रिवाइज़ और रीडिज़ाइन प्रोग्राम अगर हमें मज़ीद कम्युनिकेशन अगर हमें थोड़ा-सा ज़्यादा जैसे जितने भी वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं उसमें मज़ीद हमें फंड की ज़रूरत है, मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, अगर हमारे पास पॉजिटिव रिज़ल्ट, ठीक है? तो दिस इज़ द अगेन समरी कि पी प्रोसेस एनालिसिस करता है, डिज़ाइन करता है, स्ट्रेटजी बनाता है, उस स्ट्रेटजी के मुताबिक मटेरियल को डेवलप करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है और देखता है कि क्या हमारी को फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। ठीक है? तो आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी एक हेल्थ इश्यू लेकर सर इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो तो अभी करना है। ट्राई तो कर सकते हैं। the class activity again I can understand कि this is a learning activity, तो परफेक्ट नहीं भी हो सकता बट नो इश्यू, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। तो सिंपल क्लास एक्टिविटी है कि आप क्लास एक्टिविटी तो खैर नहीं, अब क्योंकि फिजिकल क्लास नहीं है, इंडिविजुअल असाइनमेंट है। डिज़ाइन और कम्युनिकेशन कैंपेन ऑफ योर टॉपिक ऑफ चॉइस। आप कोई भी अपनी पसंद का सोशल या हेल्थ इशू उठाएं, एनालिसिस में पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर ये क्या है एंड देन उसके ऊपर आप एक स्ट्रेटजी हाइपोथेटिकली, अगेन हाइपोथेटिकली एक स्ट्रेटजी बनाएं कि उस इशू को आप कैसे टारगेट करेंगी और फिर जो टारगेट करेंगी उसके ऊपर कोई जो मटेरियल बनाएंगी डेवलप वगैरह, उसको कैसे टेस्ट करेंगी, क्या मटेरियल बनाएंगी, प्रेजेंटेशन बनाएंगे या आप उसको बिल वॉल बनाएंगे, जो भी, या ब्रोशर या पम्फलेट जो भी, ठीक है? उसको कैसे टेस्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या होगा और उसका एवेल्युएशन प्लान क्या होगा। ये एक हाइपोथेटिकली एक ही प्रोसेस आप करते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर आता है, मतलब 80% चांसेस होते हैं कि पी प्रोसेस का तो क्वेश्चन। सर पेपर में एग्जाम्पल के साथ करना है, मतलब आएगा कि या फिर ये प्रोसेसेस लिखने होंगे? अच्छा, पेपर में कभी भी मैं पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि राइट पी प्रोसेस,
नहीं आएगा, ठीक है। की प्रोसेस जो हमने ये किया ये समझने के लिए था। पेपर में कोई ना कोई सिनेरियो दिया जाता है, रोड एक्सीडेंट्स का हो सकता है, वैक्सीनेशन का, तो यूजुअली वैक्सीनेशन का हो सकता है, किसी भी टॉपिक का हो सकता है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग अपनी पसंद का कोई भी टॉपिक सेट करें, हेल्थ रिलेटेड या सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। उसको हाइपोथेटिकली कि क्या स्टेप को आपने आगे करना होगा, ठीक है जी। Yes, These sir. assignments, I can understand कि assignments काफ़ी आपको मुश्किल लग सकती ओके हैं, सर। बट क्योंकि एक ऑनलाइन प्रैक्टिस है, जस्ट टू इंश्योर कि आप लोगों को समझ आया, आप लोग ने इसको सही से समझ लिया और देन प्रैक्टिस करने के लिए छोटे से असाइनमेंट्स दी जाती हैं। ठीक है जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट का तो अभी पूछ लें, अदरवाइज के स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। आई कैन आपको कब तक सबमिट करवानी होगी? 17 नवंबर तक, नेक्स्ट वीक तक। सर कम्युनिकेशन वाली हम कल तक सबमिट करा सकते हैं ना? नहीं, Yes, sir. वो तो आज रात 12 बजे तक थी। अच्छा अच्छा सर कल तक का टाइम कर दें प्लीज। Yes, sir. तो चलें, ठीक है, कल तक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कल से लेट, थैंक यू सर। ठीक है। तो स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिएगा आज। ये स्लाइड्स में अभी शेयर कर देता हूँ आज, ठीक है। ओके Thank सर। you. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।